कल्पना कीजिए एक ऐसी तिजोरी की जिसे बनाने वाली कंपनी दावा करती है कि इसे काटना नामुमकिन है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सड़क की जिसे देश का सबसे सुरक्षित इलाका कहा जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अब कल्पना कीजिए कि एक सुबह उस तिजोरी का दरवाजा खुलता है और पता चलता है कि अंदर रखे 31 करोड़ रुपए हवा हो चुके हैं। न कोई गोली चली, न कोई अलार्म बजा और न ही किसी को कानों कान खबर हुई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है कराची के आई चुंदरीगढ़ रोड की, जिसे पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। यहाँ दिन भर अरबों का कारोबार होता है और रात को यह सड़क फौलादी सुरक्षा के पहरे में सोती है। लेकिन 13 दिसंबर 2009 की उस सुबह ने बैंकिंग इतिहास के सारे दावों को धूल में मिला दिया। पुलिस हैरान थी, बैंक के मालिक सदमे में थे और पूरा मुल्क एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर बैंक सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या है? जब सोमवार की सुबह बैंक का स्टाफ पहुंचा तो बाहर से सब कुछ सामान्य था। सील लगी हुई थी, ताले अपनी जगह थे और बैंक की इमारत वैसी ही मजबूत खड़ी थी जैसी वो सालों से थी। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक का हॉल किसी कबाड़ खाने जैसा दिख रहा था। गैस सिलेंडर के खाली खोखे जमीन पर पड़े थे, जली हुई माचिस की तीलियां बिखरी थी और हवा में लोहे के जलने की वो तीखी गंध आज भी वहां मौजूद थी। जब वे मुख्य तिजोरी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस फौलाद को भेदना नामुमकिन था, उसे किसी कागज की तरह बीच से काट दिया गया था। 311 मिलियन यानी 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गायब थी। आई चुंदरीगढ़ रोड का ये इलाका पाकिस्तान का वो कोना है जहां सिक्योरिटी की लेयर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि वहां एक आम आदमी भी 10 बार सोचकर कदम रखता है। यहाँ एलाइड बैंक की वो ब्रांच थी जहां विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स और पाउंड्स का भारी लेन देन होता था। इस जगह की सुरक्षा का भरोसा इतना अटूट था कि लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई यहाँ छोड़कर चैन की नींद सोते थे। लेकिन उस रात उस भरोसे का कत्ल कर दिया गया। डकैतों ने सिर्फ बैंक नहीं लूटा था, उन्होंने उस इम्पॉसिबिलिटी नैरेटिव को चुनौती दी थी कि यहाँ चोरी नहीं हो सकती। ये एक ऐसी डकैती थी जिसे अंजाम देने के लिए किसी को बाहर से दीवार फांदने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक ऐसी चोरी थी जहाँ चोर खुद बैंक की हिफाजत कर रहा था। पुलिस जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जांच शुरू कहां से करें। सीसीटीवी फुटेज गायब थी, कोई गवाह नहीं था और डकैत अपने पीछे एक भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ गए थे जिससे उनकी पहचान हो सके। ये एक परफेक्ट क्राइम जैसा लग रहा था, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना नामुमकिन दिख रहा था। सबके मन में एक ही डर बैठ गया था कि अगर चोर इतने शातिर हैं कि उन्होंने सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम को ही पंगु बना दिया, तो फिर उन्हें पकड़ेगा कौन? वो सुबह कराची के लिए सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक हकीकत का सामना था। अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर कह रही थीं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे दिमागी चोरी है। जांच अधिकारियों को एहसास हो गया था कि वे किसी आम लुटेरे का पीछा नहीं कर रहे हैं। उनका पाला एक ऐसे मास्टरमाइंड से पड़ा है जिसने महीनों तक बैंक की सांसों को गिना था, जिसने हर उस ताले का अध्ययन किया था जिसे उसने बाद में मोम की तरह पिघला दिया। ये डकैती ताकत की नहीं, बल्कि एक शातिर दिमाग की जीत थी। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की सबसे दिमागी चोरी। इस पूरी कहानी का जो असली खिलाड़ी था उसका नाम था हमीद अली। लेकिन एलाइड बैंक के दस्तावेजों में, उसके सहकर्मियों की जुबान पर और सिक्योरिटी कंपनी के रिकॉर्ड में उसका नाम था शाहिद महमूद। हमीद अली कोई ऐसा अपराधी नहीं था जिसकी पुलिस रिकॉर्ड में लंबी फाइल हो। वो एक ऐसा शख्स था जो भीड़ में खो जाने की काबिलियत रखता था, शांत, साधारण और बेहद कम बोलने वाला। लेकिन उसी शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा शातिर दिमाग चल रहा था जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक को घुटनों पर लाने की तैयारी कर रहा था। हमीद अली ने इस खेल की शुरुआत बैंक में डकैती डालने से बहुत पहले कर दी थी। उसने सबसे पहले अपनी पहचान बदली। उसने जाली दस्तावेजों के आधार पर शाहिद महमूद नाम का एक फर्जी पहचान पत्र बनवाया। उसे पता था कि अगर उसे सिस्टम के अंदर घुसना है तो उसे एक ऐसी चादर ओढ़नी होगी जो उसे कानून की नजरों में बेदाग दिखाए। उसने एक निजी सुरक्षा कंपनी SPS में गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन किया। उस कंपनी का वेरिफिकेशन सिस्टम इतना लचर था कि उन्होंने उसके फर्जी कागजों पर यकीन कर लिया और उसे नौकरी दे दी। अक्टूबर 2009 में हमीद उर्फ शाहिद की तैनाती आई चुंदरीगढ़ रोड स्थित एलाइड बैंक की फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच में हुई। ये उसके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। एक गार्ड के तौर पर उसके पास बैंक के हर कोने का एक्सेस था। वो देख सकता था कि कैश कब आता है, तिजोरी की चाबियां किसके पास होती हैं और बैंक के बाकी गार्ड्स का व्यवहार
कैसा है। शुरुआत में शायद उसके दिमाग में सिर्फ एक छोटी चोरी का ख्याल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने बैंक के लूप होल्स यानी कमियों को नोटिस करना शुरू किया, उसका इरादा एक मेगा प्लान में बदल गया। उसने देखा कि बैंक का पूरा सुरक्षा तंत्र भरोसे पर टिका है। उसने देखा कि रात के समय बैंक में जो गार्ड्स होते हैं वे अक्सर सुस्त रहते हैं। उसने ये भी गौर किया कि बैंक के सीसीटीवी कैमरे पुरानी तकनीक के हैं और अलार्म सिस्टम में कई तकनीकी खामियां हैं जिन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। उसने देखा कि बैंक की मुख्य तिजोरी वॉल्ट तक पहुंचना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं अगर आपके पास सही औजार और पर्याप्त समय हो। हमीद अली ने धीरे धीरे अपने बाकी साथियों का भरोसा जीतना शुरू किया। वो अक्सर अपनी ड्यूटी से पहले आ जाता, दूसरों की मदद करता और बैंक के स्टाफ के लिए चाय पानी का इंतजाम करता। लोग उसे एक आदर्श गार्ड मानने लगे थे, लेकिन बैंक की ड्यूटी के बाद वो कराची की तंग गलियों में अपने उन पुराने साथियों से मिलता था जो वेल्डिंग और कटर चलाने में माहिर थे। प्लान धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। पहले उसने सोचा था कि वो चाबियां चुराएगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि चाबियां बदलना या चुराना जोखिम भरा हो सकता है। फिर उसके दिमाग में एक ब्रूट फोर्स आइडिया आया, तिजोरी को सीधे काटना। उसने गणना की कि फौलाद की उस मोटी परत को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें कम से कम 10 से 12 घंटे का समय लगेगा, और इतना समय उसे सिर्फ रविवार के दिन मिल सकता था। रविवार को आई चुंदरीगढ़ रोड का वो इलाका जहां हजारों की भीड़ होती है, कब्रिस्तान की तरह खामोश हो जाता है। सारे दफ्तर बंद होते हैं, ट्रैफिक न के बराबर होता है और पुलिस की गश्त भी ढीली पड़ जाती है। हमीद ने तय किया कि वो रविवार की सुबह से ही ऑपरेशन शुरू करेगा ताकि उसके पास सोमवार की सुबह तक का पूरा वक्त रहे। उसने अपने साथियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसने बैंक के अंदर तस्वीरें अपने दिमाग में उतार ली थी। उसे पता था कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ रखने हैं, वेल्डिंग गन कहाँ से चलानी है और भागने का रास्ता क्या होगा। उसने अपने साथियों को साफ हिदायत दी थी, कोई गोली नहीं चलेगी, कोई शोर नहीं होगा, हम बैंक को लूटेंगे नहीं, हम उसे सर्जरी की तरह काटेंगे। हमीद अली ने अपनी फर्जी पहचान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उसे पता था कि अगर वो पकड़ा भी गया तो पुलिस शाहिद महमूद को ढूंढेगी, हमीद अली को नहीं। दिसंबर की शुरुआत तक हमीद अली पूरी तरह तैयार था। उसने बैंक के हर गार्ड की शिफ्ट का पैटर्न रट लिया था। उसे पता था कि कौन सा गार्ड किस वक्त चाय पीने जाता है और कौन सा गार्ड ड्यूटी के दौरान झपकी लेता है। उसने बैंक के लॉकरों की लिस्ट और कैश आने जाने की टाइमिंग का चार्ट अपने दिमाग में फिक्स कर लिया था। अब उसके पास औजार थे, टीम थी और बैंक के अंदर की वो मास्टर की यानी उसकी अपनी पोजीशन थी। अब प्लान रेडी था, बस सही रात का वेट। हमीद अली उर्फ शाहिद को अच्छी तरह पता था कि जोश में आकर बैंक के अंदर घुसना आसान है, लेकिन बाहर निकलना और पकड़े ना जाना ही असली आर्ट है। उसने जो प्लान बनाया उसे हम मेंटल हेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि वारदात को अंजाम देने से पहले ही वो अपने दिमाग में इसे हजारों बार दोहरा चुका था। उसका प्लान सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि धोखे और प्रोफेशनलिज्म पर टिका था। डुप्लीकेट चाबियां और सील का खेल। हमीद ने सबसे पहले बैंक के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कब्जा करने का सोचा। उसने बैंक के गेट्स और लॉकर रूम के दरवाजों की बनावट को हफ्तों तक गौर से देखा। उसे पता था कि बैंक की तिजोरी का मुख्य दरवाजा तो काटना ही पड़ेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले छोटे दरवाजों के लिए उसने बड़ी चालाकी से डुप्लीकेट चाबियों का इंतजाम किया। उसने मोम के टुकड़ों पर उन चाबियों के सांचे बनाए जब बाकी गार्ड सो रहे होते थे या लंच पर होते थे। लेकिन उसका असली मास्टर स्ट्रोक था सील ट्रिक। वो जानता था कि बैंक के स्ट्रांग रूम पर हर रात एक मोम की सील लगाई जाती है। हमीद ने वैसी ही मोम और धागे का इंतजाम पहले ही कर लिया था ताकि वारदात के दौरान अगर कोई आकस्मिक चेकिंग हो तो वो बाहर से सब कुछ सील दिखा सके। वेट और लॉजिस्टिक्स की चुनौती। 31 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। हमीद ने हिसाब लगाया कि इतनी बड़ी रकम का वजन और वॉल्यूम कितना होगा। उसे पता था कि अगर वे बोरियों में भरकर कैश ले जाते हैं तो उन्हें एक बड़ी वैन की जरूरत होगी। उसने अपने साथियों को सख्त हिदायत दी कि वे बैंक के अंदर वेट डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखें, यानी कैश को इस तरह पैक किया जाए कि उसे जल्दी से वैन में लादा जा सके। उसने रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर यह तय किया कि वे सिर्फ बड़े नोटों और विदेशी मुद्रा पर ध्यान देंगे ताकि कम वजन में ज्यादा दौलत समेटी जा सके। टाइमिंग और स्टाफ रोटेशन का गणित। हमीद अली ने बैंक के स्टाफ रोटेशन का एक पूरा चार्ट बना लिया था। उसे पता था कि रविवार की सुबह 8 बजे शिफ्ट बदलती है। यही वो गोल्डन विंडो थी जब बैंक
सबसे ज्यादा कमजोर होता है। उसने तय किया कि वो नाइट गार्ड को मीठी बातों में उलझाकर जल्दी भेज देगा। उसने इस बात का भी हिसाब रखा था कि रविवार को सड़क पर गश्त करने वाली पुलिस की मोबाइल वैन किस समय उस मोड़ से गुजरती है। उसने अपने साथियों के लिए ब्रीदिंग टाइम रखा था, यानी हर 2 घंटे के काम के बाद 10 मिनट का सन्नाटा, ताकि बाहर की आहट ली जा सके। हमीद ने अपने साथियों को चुनने में बहुत सावधानी बरती। उसने सड़क छाप लुटेरों को नहीं चुना, बल्कि ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जिनके पास टेक्निकल स्किल थी। उसकी टीम में 2 लोग ऐसे थे जो इंडस्ट्रियल वेल्डिंग और कटिंग के उस्ताद थे। उन्हें बताया गया था कि उन्हें पत्थर नहीं बल्कि इंच मोटा फौलाद काटना है। हमीद ने उन्हें बैंक के अंदर के नक्शे पर ट्रेनिंग दी कि तिजोरी के किस कोने पर कट लगाने से लॉक मैकेनिज्म सबसे जल्दी गिरता है। उसने सबको साफ कर दिया था। अंदर कोई अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा और कोई आपस में नाम लेकर बात नहीं करेगा। हमीद अली सिर्फ कामयाबी की उम्मीद नहीं कर रहा था, वो नाकामी के लिए भी तैयार था। उसने रिस्क मैनेजमेंट के तहत तय किया कि अगर काटते समय तिजोरी से धुआं ज्यादा निकला और फायर अलार्म बजने का खतरा हुआ तो वे एग्जॉस्ट फैंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। उसने ये भी प्लान किया कि अगर पुलिस की कोई टीम अचानक दरवाजे पर आ जाए तो वो खुद सामने जाकर उन्हें ये कहकर टाल देगा कि अंदर कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है या सब कुछ ठीक है। उसकी फर्जी आईडी और बैंक का भरोसा उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। उसने ये भी तय किया कि वे भागने के लिए एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। वैन को एक ऐसी जगह पार्क किया जाएगा जहां सीसीटीवी कैमरों की पहुंच ना हो। हमीद ने बैंक के अंदर के सीसीटीवी सिस्टम को पूरी तरह ब्लाइंड करने का तरीका भी ढूंढ लिया था। उसे पता था कि डीवीआर कहाँ रखा है और उसे कैसे उखाड़ना है। हफ्तों की इस दिमागी कसरत के बाद हमीद अली के पास अब एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जिसमें गलती की गुंजाइश 0.1% से भी कम थी। उसके पास फर्जी नाम था, वफादार साथी थे, सटीक औजार थे और सबसे बड़ी बात, उसके पास बैंक की वो कमजोरियां थीं जो खुद बैंक वालों को नहीं पता थी। दिसंबर की वो सर्द रात करीब आ रही थी। हमीद ने अपने साथियों को आखिरी बार ब्रीफ किया। उसने तिजोरी की मोटाई से लेकर गार्ड्स की नींद के समय तक हर चीज को दोबारा चेक किया। उसके पास अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वो 31 करोड़ की रकम जो फौलाद की उस मोटी दीवार के पीछे उसका इंतजार कर रही थी। पेपर पे सब परफेक्ट था, अब बचा था सिर्फ एग्जीक्यूट करना। दिसंबर 2009 की वो सुबह कराची के लिए किसी आम रविवार जैसी ही थी। आई चुंदरीगढ़ रोड, जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र माना जाता है, वहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उस सन्नाटे के बीच एलाइड बैंक की फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच अपनी भारी भरकम दीवारों के पीछे करोड़ों का खजाना समेटे खड़ी थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस दिन बैंक की सुरक्षा करने वाला हाथ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। इस कहानी का केंद्र था बैंक का एक सुरक्षा गार्ड, जिसका नाम दस्तावेजों में तो शाहिद महमूद था, लेकिन असल में वो हमीद अली नाम का एक शातिर शख्स था। उसने पिछले 2 महीनों से बैंक की हर हरकत, हर चाबी और हर सुरक्षा चक्र का बारीकी से मुआयना किया था। रविवार की सुबह करीब 8:15 बजे, जब शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, हमीद अली बैंक पहुंचता है। वो वहां तैनात नाइट शिफ्ट के गार्ड को बहुत ही भरोसे के साथ ये कहकर घर भेज देता है कि वो आज अपनी ड्यूटी पर जल्दी आ गया है। बेचारा नाइट गार्ड हमीद की इस निष्ठा को भाप नहीं पाया और उसे चार्ज सौंप कर चला गया। ये वो पहला मौका था जब बैंक की सुरक्षा पूरी तरह से एक अपराधी के हाथ में थी। जैसे ही बैंक का गेट बंद हुआ, हमीद ने अपने 5 साथियों के लिए रास्ता खोल दिया, जो बाहर एक सफेद वैन में उसका इंतजार कर रहे थे। ये लोग अपने साथ भारी भरकम बैग लेकर आए थे, जिनमें हथियार नहीं बल्कि लोहे को पिघला देने वाले इंडस्ट्रियल टूल्स और गैस कटर्स थे। बैंक के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन तभी अचानक बैंक की घंटी बजती है। 2 और गार्ड्स, इमरान और जमीर, रूटीन चेक के लिए वहां पहुंच जाते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद ये प्लान यही फेल हो जाएगा। डकैतों के पास छिपने के लिए बहुत कम वक्त था, लेकिन हमीद ने खुद को संभाला। जैसे ही वे दोनों गार्ड्स अंदर आए, उन्हें हथियारों के दम पर काबू कर लिया गया। उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें एक स्टोर रूम में डाल दिया गया। अब डकैतों के सामने कोई रुकावट नहीं थी, बस वक्त उनकी सबसे बड़ी चुनौती था। अगले कई घंटों तक बैंक के बेसमेंट में गैस कटर की नीली लपटें फौलादी तिजोरी से टकराती रहीं, चिंगारियां हवा में नाच रही थी और जलते हुए लोहे की गंध पूरे हॉल में फैल चुकी थी। ये कोई आसान काम नहीं था। तिजोरी को काटने में उन्हें घंटों की कड़ी मेहनत और पसीना बहाना पड़ा, लेकिन जब अंत में वो भारी दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा किसी को भी हैरान कर देने वाला था। वहां बोरियों और रैक में 31 करोड़ 12 लाख रुपए की रकम मौजूद थी। इसमें न केवल पाकिस्तानी रुपया था, बल्कि अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड और यूरो के बंडल भी
सजे हुए थे। डकैतों ने पागलों की तरह उन थैलों को भरना शुरू किया। वे जानते थे कि सोमवार की सुबह होने से पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा। काम खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी पहचान मिटाने की एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने बैंक के सीसीटीवी का रिकॉर्डर उखाड़ा ताकि उनकी कोई तस्वीर पुलिस के हाथ न लगे। हमीद अली ने अपनी गार्ड की वर्दी वहीं उतार फेंकी और अपने साथियों के साथ उस वैन में बैठकर कराची की धुंध भरी सड़कों में गायब हो गया। पीछे रह गए थे सिर्फ कटे हुए लोहे के टुकड़े और वे दो बेबस गार्ड्स जो अपनी आंखों के सामने बैंक को लुटता देख चुके थे। जैसे जैसे सूरज ऊपर आया, आई चुंदरीगढ़ रोड पर हमेशा की तरह हलचल शुरू हो गई। दफ्तर जाने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। चाय के होटलों पर चूल्हे जल गए और ट्रैफिक का शोर शहर की रगों में दौड़ने लगा। बैंक की इमारत बाहर से उतनी ही शांत और सुरक्षित दिख रही थी जितनी वो हमेशा होती थी। ताले अपनी जगह पर थे और अलार्म खामोश थे। सुबह शहर जागा। सिस्टम वैसा का वैसा था, बस पैसा नहीं था। सोमवार 14 दिसंबर 2009 की सुबह कराची के आई चुंदरीगढ़ रोड के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। बैंक का स्टाफ रोजाना की तरह अपनी गाड़ियों से उतरकर एलाइड बैंक की फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच की तरफ बढ़ रहा था। चपरासी ने जब मुख्य द्वार का ताला खोला तो उसे कुछ अजीब लगा। हवा में एक कड़वी जली हुई गंध मौजूद थी, ऐसी गंध जो आमतौर पर वेल्डिंग की दुकानों पर आती है। जैसे ही स्टाफ अंदर दाखिल हुआ, वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। पूरा हॉल बिखरा पड़ा था, कागजात जमीन पर थे और सबसे ज्यादा डरावना नजारा वो था जब उन्होंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। वहां बैंक के दो असली गार्ड इमरान और जमीर रस्सियों से जकड़े हुए थे। उनकी आंखों में खौफ और बेबसी थी। जैसे उनके मुंह से टेप हटाया गया, उनके पहले शब्द थे, सब कुछ खत्म हो गया, वो सब कुछ लूट ले गए। जब मैनेजर और अधिकारी दौड़कर वॉल्ट यानी मुख्य तिजोरी तक पहुंचे तो वहां फौलाद का वो भारी दरवाजा किसी कागज की तरह कटा हुआ पड़ा था। अंदर का खजाना गायब था। 31 करोड़ 12 लाख रुपए की वो भारी भरकम रकम, जिसमें विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा था, हवा हो चुकी थी। पलक झपकते ही ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे कराची और फिर पूरे पाकिस्तान में फैल गई। बैंक के बाहर मीडिया की गाड़ियों का तांता लग गया। कैमरों की फ्लैशलाइट, रिपोर्टर्स के चिल्लाने की आवाजों ने उस इलाके को एक युद्ध के मैदान में बदल दिया। ये पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। लोग हैरान थे कि देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सड़क पर, जहां कदम कदम पर पुलिस की चौकियां हैं, वहां इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। कराची का स्टॉक एक्सचेंज और बिजनेस कम्युनिटी सदमे में थी। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या हमारा पैसा बैंकों में सुरक्षित है? कुछ ही घंटों के भीतर कराची पुलिस के आला अधिकारी और जांच एजेंसियां बैंक के भीतर पहुंच गईं। क्राइम सीन को सील कर दिया गया। फोरेंसिक टीम ने दस्ताने पहनकर उन सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया जो डकैत पीछे छोड़ गए थे। गैस कटर के टुकड़े, खाली ऑक्सीजन सिलेंडर और वे जली हुई माचिस की तीलियां। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि डकैत जाते जाते सीसीटीवी का रिकॉर्डर डीवीआर भी साथ ले गए थे, यानी पुलिस के पास उनकी शक्ल देखने का कोई जरिया नहीं था। जांच के शुरुआती घंटों में दो बड़ी थ्योरी सामने आई। पहली ये कि ये किसी अंतर्राष्ट्रीय गैंग का काम है जो आधुनिक औजारों के साथ आया था। दूसरी थ्योरी ये थी कि ये एक इनसाइड जॉब है, यानी बैंक के अंदर का ही कोई शख्स इस साजिश में शामिल है। पुलिस ने बैंक के स्टाफ और उन दो गार्ड से पूछताछ शुरू की जिन्हें बंधक बनाया गया था। पूछताछ के दौरान इमरान और जमीर ने एक नाम लिया जिसने पूरी जांच का रुख मोड़ दिया, शाहिद महमूद। ये वही नया गार्ड था जो कुछ ही हफ्तों पहले भर्ती हुआ था और वारदात वाली सुबह जिसकी ड्यूटी थी। पुलिस ने तुरंत उस सिक्योरिटी कंपनी एसपीएस से संपर्क किया जिसने शाहिद महमूद को बैंक में तैनात किया था। जब उसके भर्ती के दस्तावेज मंगाए गए तो पुलिस की उम्मीदें जाग उठी। उनके पास उसका पहचान पत्र, CNIC नंबर और उसका घर का पता। पुलिस की एक टीम तुरंत उस पते पर पहुंची जो रिकॉर्ड में दर्ज था, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक और झटका लगा। वो पता फर्जी था। जिस शाहिद महमूद को वे ढूंढ रहे थे वो उस नाम का इंसान वहां कभी रहा ही नहीं था। पुलिस समझ गई कि वे किसी नौसिखिए चोर से नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड से लड़ रहे हैं जिसने महीनों पहले अपनी फर्जी पहचान बनाई थी। अगले 3 दिनों तक जांच अंधेरे में हाथ पांव मारती रही। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। जेल से छूटे पुराने बैंक लुटेरों की लिस्ट खंगाली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। सरकार और जनता जवाब मांग रही थी। जांच अधिकारी इस बात पर परेशान थे कि आखिर 31 करोड़ रुपए लेकर 6 लोग शहर से बाहर कैसे निकल सकते हैं। कराची के हर एग्जिट पॉइंट पर
नाकाबंदी थी, लेकिन डकैतों का कोई पता नहीं था। पुलिस ने अब एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने उस इलाके के मोबाइल टावर्स का डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालना शुरू किया। रविवार की उस पूरी रात में आई चुंदरीगढ़ रोड पर जितने भी मोबाइल फोन एक्टिव थे उनकी लिस्ट बनाई गई। हजारों नंबरों की उस लिस्ट में से उन नंबरों को छांटा गया जो वारदात के बाद अचानक बंद हो गए थे। जांच टीम के पास अब हजारों नंबर थे, लेकिन कोई ठोस कड़ी नहीं थी। वे हार मानने ही वाले थे कि तभी फॉरेंसिक लैब से एक छोटी सी रिपोर्ट आई। पुलिस की एक टीम दोबारा बैंक गई और उन्होंने वहां काम करने वाले चपरासी और छोटे कर्मचारियों से फिर से बात की। तभी एक कर्मचारी ने चलते चलते एक ऐसी बात कही जिसे अब तक मामूली समझकर नजरअंदाज किया जा रहा था। उसने बताया कि वो नया गार्ड शाहिद अक्सर बैंक के बाहर एक खास होटल से चाय मंगवाता था और कभी कभी वहां बैठकर फोन पर लंबी बातें करता था। पुलिस ने उस चाय वाले को ढूंढा और उससे लंबी पूछताछ की। चाय वाले को शाहिद का चेहरा तो याद था, लेकिन उसका फोन नंबर नहीं। हालांकि उसने एक इशारा दिया कि शाहिद अक्सर एक नीले रंग की पुरानी मोटरसाइकिल पर आता था जिसका नंबर प्लेट टेढ़ा था। जांच अधिकारियों ने अब उस मोटरसाइकिल और उस मोबाइल टावर के डेटा को जोड़ना शुरू किया। वे उस एक नंबर की तलाश में थे जो उस रात बैंक के पास एक्टिव था और जिसका पिछले रिकॉर्ड में कहीं न कहीं कोई छोटा सा सुराग मिल जाए। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट दिन रात कंप्यूटर स्क्रीन्स पर डेटा खंगाल रही थी और तब एक छोटी सी डिटेल ने पूरा केस हिला दिया। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के कमरा नंबर 4 में सन्नाटा था, लेकिन मेज पर बिखरे हुए कागजात एक बड़ी कहानी कह रहे थे। वो छोटी सी डिटेल जिसने इस पूरे केस को हिला कर रख दिया, वो कोई फिंगरप्रिंट या कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, बल्कि एक मोबाइल फोन की सिग्नल लोकेशन थी। डकैतों ने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती थी। उन्होंने सीसीटीवी का डीवीआर तक गायब कर दिया था, लेकिन वे हवा में तैरते उन अदृश्य सिग्नलों को नहीं रोक पाए जिन्हें डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। जांच अधिकारियों ने जब बैंक के आसपास के टावर का डेटा खंगाला तो उन्हें एक ऐसा मोबाइल नंबर मिला जो वारदात वाली पूरी रात बैंक के अंदर ही एक्टिव था। जैसे ही सुबह के 4 बजे और डकैतों की वैन वहां से निकली, उस मोबाइल का सिग्नल भी हिलना शुरू हुआ। वो सिग्नल कराची की सड़कों से होता हुआ सीधे गुलिस्तान जौहर इलाके की एक संकरी गली में जाकर रुक गया और फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। पुलिस के लिए ये पहली ठोस कड़ी थी। जब उस नंबर का रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला कि वो नंबर भी उसी शाहिद महमूद के फर्जी पहचान पत्र पर लिया गया था। पुलिस अब समझ चुकी थी कि वे सही रास्ते पर हैं। गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 17 में पुलिस ने सादे लिबास में निगरानी शुरू की। उन्हें डर था कि अगर डकैतों को भनक लग गई तो वे उन करोड़ों रुपयों के साथ शहर छोड़ देंगे। 19 दिसंबर की आधी रात को जब पूरा इलाका सो रहा था, पुलिस की एक भारी टुकड़ी ने एक फ्लैट को चारों तरफ से घेर लिया। ये एक खामोश और बिजली जैसी तेज कार्रवाई थी। दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो वहां मौजूद लोग दंग रह गए। कमरे के बीचों बीच वही गार्ड शाहिद बैठा था जिसे पुलिस अब हमीद अली के असली नाम से जान चुकी थी। उसके पास ही फर्श पर वे गैस कटर और औजार पड़े थे जिनसे बैंक की तिजोरी का कत्ल किया गया था। बिना किसी बड़ी मशक्कत के हमीद अली और उसके 2 साथियों को दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ कन्फेशन यानी जुर्म का इकरारनामा। हमीद अली को जब पूछताछ के कमरे में लाया गया तो पुलिस को उम्मीद थी कि वो डरा हुआ होगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने बहुत ही इत्मीनान से अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि महीनों की रिसर्च का नतीजा था। हमीद अली ने बताया कि उसने जानबूझकर एक ऐसी सिक्योरिटी कंपनी चुनी जिसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सिस्टम बेहद कमजोर था। उसने महज कुछ हजार रुपयों में एक फर्जी पहचान पत्र बनवाया और कंपनी को यकीन दिला दिया कि वो एक ईमानदार और मेहनती गार्ड है। हमीद अली ने पुलिस अधिकारियों की आंखों में देखते हुए कहा, साहब, मैंने सिस्टम को बाहर से नहीं तोड़ा, मैंने सिस्टम को सिस्टम के अंदर रहकर तोड़ा। उसने बताया कि बैंक की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आदत थी। बैंक का स्टाफ और बाकी गार्ड्स उस पर इतना भरोसा करने लगे थे कि कोई उससे सवाल नहीं पूछता था। उसने ये भी बताया कि उसने रविवार का दिन ही क्यों चुना। उसे पता था कि रविवार को आई चुंदरीगढ़ रोड पूरी तरह सुनसान होती है और बैंक के अलार्म अक्सर बंद रखे जाते हैं या उनमें तकनीकी खराबी होती है जिसे छुट्टी के दिन कोई चेक नहीं करता। उसने अपने उन दोस्तों को इस काम में शामिल किया जो वेल्डिंग और लोहे के काम में माहिर थे। उसने बताया कि उस रात जब उसने गैस कटर चलाया तो उसे पता था कि उसके पास कम से कम 12 से 14 घंटे का वक्त है। उसने तिजोरी काटने के दौरान बीच बीच में चाय भी पी और अपने साथियों के साथ आराम भी किया, क्योंकि उसे पता था कि सिस्टम बाहर से बहुत मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से वो पूरी तरह
खोखला है। उसने हंसते हुए कहा कि जिस बैंक की सुरक्षा पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, उसकी सुरक्षा की सबसे अहम कड़ी यानी एक गार्ड की पहचान तक बैंक को पता नहीं थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने कैसे उन 2 गार्ड्स को बातों में उलझाया और फिर उन्हें काबू किया। उसका हर कदम नपा तुला था। उसने साबित कर दिया था कि अगर कोई शख्स सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो उसे ताले तोड़ने के लिए चाबी की जरूरत नहीं होती, वो खुद एक चाबी बन जाता है। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें बेड के नीचे और अलमारियों के पीछे से बोरियों में भरे नोट मिलने शुरू हुए। पुलिस की आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि नोटों के बंडल फर्श पर कालीन की तरह बिछ गए थे। वहां डॉलर्स थे, पाउंड्स थे और पाकिस्तानी करेंसी की अनगिनत गट्टियां थीं। हमीद अली की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 12 करोड़ रुपए की रकम बरामद कर ली। ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि वारदात के महज 6 दिनों के भीतर उन्होंने मास्टरमाइंड को पकड़ लिया था। हमीद अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को लगा कि केस लगभग सुलझ गया है। मीडिया में वाहवाही हो रही थी और बैंक के अधिकारी राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बरामद की गई रकम की गिनती पूरी हुई, पुलिस अधिकारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचने लगी। कागजों पर लूटी गई रकम 31 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन हमीद के पास से उसका आधा हिस्सा भी बरामद नहीं हुआ था। हमीद अली ने पूछताछ बताया कि बाकी रकम उसके उन साथियों के पास है जो वारदात के तुरंत बाद कराची छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने उन फरार साथियों के ठिकानों पर छापे मारने शुरू किए, लेकिन वे लोग हमीद से भी ज्यादा शातिर निकले। वे शहर की भीड़ में कहीं ओझल हो चुके थे। करोड़ों रुपए अभी भी गायब थे और पुलिस को एहसास हुआ कि असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। हमीद अली सलाखों के पीछे था। उसका इकरारनामा पुलिस की फाइलों में दर्ज था और मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका था, पर पैसा अभी भी पूरा नहीं मिला था। हमीद अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को लगा था कि सबसे मुश्किल काम हो चुका है, लेकिन असली सरदर्द तो अब शुरू हुआ था। कागजों पर लूटी गई रकम 31 करोड़ 12 लाख रुपए थी, जबकि पुलिस के हाथ में अब तक सिर्फ 12 करोड़ रुपए ही आए थे। कराची पुलिस की स्पेशल टीमें अब उन फरार डकैतों के पीछे थीं जो रकम का बड़ा हिस्सा लेकर गायब हो गए थे। आने वाले कुछ हफ्तों में कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों तक छापेमारी की गई। पुलिस ने हमीद के 2 और साथियों को दबोचा और उनके पास से मजीद कुछ करोड़ रुपए बरामद किए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी उस लूट का एक बड़ा हिस्सा, करोड़ों रुपए, कभी वापस नहीं मिल सका। वो पैसा या तो जमीन में दफन हो गया या फिर उन गुमनाम गलियों में खर्च हो गया जिनका सुराग पुलिस कभी नहीं लगा पाई। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा। कराची की एंटी टेररिज्म कोर्ट ATC में जब ये केस चला तो ये किसी कानूनी ड्रामे से कम नहीं था। हमीद अली, जिसने पुलिस के सामने बड़े गर्व से अपना जुर्म कबूला था, अदालत के कटघरे में खड़ा था। उस पर डकैती, अपहरण और अवैध हथियार रखने जैसे संगीन आरोप थे। अभियोजन पक्ष ने हमीद के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए। उसके कमरे से बरामद गैस कटर, लूटी गई रकम और उन बंधक गार्ड्स की गवाही जिन्होंने हमीद को अपनी आंखों के सामने गद्दारी करते देखा था। अदालत में हमीद का चेहरा अब पहले जैसा बेखौफ नहीं था। उसे एहसास हो चुका था कि जिस सिस्टम को उसने बेवकूफ बनाया था, अब वही सिस्टम उसे कुचलने के लिए तैयार था। 2011 में अदालत में अपना फैसला सुनाया। हमीद अली और उसके साथियों को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई। कानून ने अपना काम किया, लेकिन इस डकैती ने बैंकिंग जगत के उन जख्मों को कुरेद दिया था जो शायद कभी नहीं भरने वाले थे। इस डकैती का असर सिर्फ उस एक बैंक या उन अपराधियों तक सीमित नहीं रहा। इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में एक सुनामी सी आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तुरंत नए और कड़े नियम लागू किए। अब किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को बिना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक जांच के तैनात करना नामुमकिन बना दिया गया। बैंकों ने अपने पुराने CCTV कैमरों को हटाकर हाई डेफिनेशन नाइट विजन कैमरे लगवाए और अलार्म सिस्टम को सीधे पुलिस हेडक्वार्टर से जोड़ा गया। वो भरोसा जो एक गार्ड पर आंख मूंद कर किया जाता था, वो अब कड़े प्रोटोकॉल में बदल चुका था। आज भी जब कराची की II चुंदरीगढ़ रोड पर रात का सन्नाटा छाता है तो पुराने लोग एलाइड बैंक की उस इमारत को देखकर सिहर जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी सेंध किसी दीवार में नहीं बल्कि भरोसे में लगती है।